ललिता एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी, इस वजह से उसने अपनी बेटी को घर के पास बने एक छोटे से स्कूल में डाल रखा था, जहाँ पर उसका स्कूल शाम का था। इस वजह से ललिता सुबह के समय अपनी बेटी को भी स्कूल ले आती थी। ललिता जब स्कूल में काम करती तो उसकी बेटी दीपा भी उसकी मदद करती थी। स्कूल की 5वीं कक्षा में मान्या नाम की एक घमंडी लड़की भी पढ़ती थी, जो अक्सर ही दीपा का मजाक उड़ाती रहती थी। ओ दीपा सुन, तू इस बार 15 अगस्त पर क्या करने वाली है? तेरे स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं होगा। हमारे स्कूल में तो बहुत बड़ा फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है। मैंने तो बहुत बढ़िया एक 15 अगस्त की ड्रेस तैयार करवाई है, वही पहनूंगी। हमारे स्कूल में होता है फंक्शन, हम सब डांस करते हैं। मुझे भी उस दिन तिरंगे की ड्रेस में जाना है, पर पहले मैं यहाँ आऊंगी मम्मी के साथ, उसके बाद शाम को स्कूल जाऊंगी। तिरंगे की ड्रेस? पर तेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते कि तू कोई ड्रेस खरीद सके। चल अब मैं क्लास में जा रही हूँ, तू आकर मेरी सीट के पास पोछा लगा दे, वहाँ पानी गिर गया है। मैं पोछा लेकर आती हूँ। पोछा क्या करना है? एक काम कर, अपने लंबे बालों का ही पोछा बनाकर लगा देना। फालतू में लंबे बाल लेकर घूमती रहती है। और दीपा के लंबे बालों का मजाक उड़ाने लगती है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो इस बारे में अपनी माँ को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो वो उसे काम पर साथ में नहीं लाएंगी। वो अकेली ही सारे स्कूल का काम करेंगी। दीपा चुप हो जाती है। 15 अगस्त से एक दिन पहले स्कूल में फैंसी ड्रेस के लिए सब बच्चों को कह दिया जाता है। दीपा के स्कूल में भी उसे फैंसी ड्रेस पहननी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। सुबह के समय उसे माँ के साथ स्कूल भी जाना था। दीपा, मैं सोच रही हूँ मैं तेरे लिए तिरंगा लहंगा तैयार करूँ। सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चल लेना, वहाँ पर भी सब स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शाम को तुम वहीं से स्कूल चली जाना। ठीक है माँ, पर तुम मेरे लिए तिरंगा लहंगा कैसे बनाओगी? मेरे पास मेरे पुराने सूट और साड़ी रखे हैं, उनमें से 3 रंग ले लूंगी और तुम्हारा लहंगा तैयार हो जाएगा। सच माँ? फिर तो मैं बहुत सुंदर लगूंगी तिरंगे लहंगे में। दीपा बहुत खुश होती है। ललिता अपनी सिलाई मशीन पर कुछ कपड़ों की सहायता से दीपा के लिए बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। दीपा 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के लिए लहंगा पहनकर तैयार होती है। ललिता उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में सभी बच्चे तरह तरह की ड्रेस पहन कर आए थे। दीपा का लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा था। मान्या और उसके सभी साथी दीपा के लहंगे को देख रहे थे। अरे ललिता, तुमने तो दीपा को बहुत सुंदर लहंगा पहना है, कहीं से खरीदा है क्या? जी नहीं मैडम जी, मैंने खुद ही घर पर सिलकर तैयार किया है। शाम को इसके स्कूल में 15 अगस्त का फंक्शन है, सब बच्चे तिरंगे की ड्रेस पहन कर आ रहे हैं, तो मैंने ये लहंगा सिल दिया। अरे वाह, अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तिरंगा लहंगा, साथ में इतने खूबसूरत घने लंबे बाल। दीपा बहुत प्यारी लग रही है। अरे दीपा, तुम भी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले लो। देखो वहाँ हॉल में सभी बच्चे लाइन में स्टेज पर जा रहे हैं, तुम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकती हो। मैं भी मैडम जी? हाँ बिल्कुल, चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। जाओ दीपा, मैडम जी के साथ जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। दीपा सब बच्चों के बीच में टीचर के साथ जाती है। दीपा को स्टेज पर जाता देख मान्या जलन से भर जाती है। कुछ देर बाद सभी बच्चे एक एक करके अपनी फैंसी ड्रेस दिखाते हैं, जिसमें दीपा को भी इनाम मिलता है। दीपा अपना इनाम लेकर खुशी खुशी स्कूल की पहली मंजिल पर माँ को दिखाने जा रही थी। मान्या अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पहुँची और उसने दीपा का रास्ता रोक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेज पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने की? ये सेकंड प्राइज मेरी फ्रेंड पूर्वी का था। पूर्वी, चल इससे ये ट्रॉफी छीन लेते हैं। ये इनाम मेरा है, मैं नहीं दूंगी, मुझे माँ को दिखाना है। छीना झपटी में अचानक मान्या का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों के साथ में बने जंगले से लटक कर नीचे गिरने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं नीचे गिर जाऊंगी। मान्या घबराओ नहीं, तुम मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। दीपा अपने लंबे बाल नीचे लटका देती है और मान्या उसके बालों को पकड़ लेती है। धीरे धीरे दीपा मान्या को ऊपर खींच लेती है, पर उसके बालों में बहुत दर्द हो रहा था। मान्या ऊपर आ जाती है, तभी शोर सुनकर सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ललिता, तुम्हारी बेटी दीपा तो बहुत बहादुर है, इसने अपने लंबे बालों की सहायता से हमारे स्कूल की बच्ची मान्या की जान बचाई है। थैंक यू मैडम जी। चलो सब बच्चे यहाँ से भीड़ हटाओ, नीचे हॉल में फंक्शन चल रहा है, सब बच्चे जल्दी से वहाँ पहुँच जाओ। दीपा चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तो तुमने भी तिरंगा लहंगा पहना हुआ है, तुम तो इस लहंगे में तैयार होकर बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारे बालों में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं मैडम जी, बिल्कुल नहीं हो रहा। प्रिंसिपल के कहने पर दीपा हॉल में जाती है
वहाँ पर वो बच्चों के साथ देशभक्ति गीतों पर डांस करती है। मान्या भी दीपा को सॉरी बोलती है। सब बच्चे अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। दीपा भी उस दिन स्टेज पर बहुत अच्छा डांस करती है। दीपा देखती है कि सब बच्चों के साथ आज मान्या भी उसके लिए ताली बजा रही है। शाम को दीपा अपने स्कूल में चली जाती है। उस दिन दीपा ने 2 इनाम जीते। एक इनाम उसने अपने तिरंगे लहंगे की ड्रेस के लिए जीता और दूसरा इनाम उसने अपनी बहादुरी के लिए जीता। उसकी बहादुरी के लिए स्कूल की तरफ से उसे 12वीं कक्षा तक मुफ्त में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हुआ। अपनी बेटी को बड़े स्कूल में पढ़ाई करते देख ललिता बहुत खुश थी। अब मान्या भी दीपा की अच्छी दोस्त बन गई थी। पायल और सीमा दोनों अमीर गरीब सहेलियां थी। पायल एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और सीमा एक गरीब मजदूर की बेटी। सीमा बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि पायल अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। पायल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही सीमा के साथ रहती थी। सीमा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और तू जानती है मेरे कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने बाकी रह गए। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं। मुझे भी प्लीज, तू मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। पायल सीमा के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। सीमा भी सीधेपन में उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार सीमा की खुद की परीक्षाएं अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है सीमा, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। सीमा को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी न जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। सीमा, तू पायल के सारे काम करती है, देखा इसी वजह से तेरे परीक्षाओं में कितने कम नंबर आए। अरे तू उसे बोल दिया करना कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, पायल मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। सीमा इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। पायल भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ पायल की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बेटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। बातों ही बातों में पायल को पता चलता है कि सीमा भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने, और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए तुझे समझा रही हूँ, तू इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मदद कर रही है। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या तू लहंगा घर पर सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं, घर पर सिले हुए लहंगे को तो एंट्री ही नहीं मिलने वाली। अच्छा मैं जा रही हूँ, तू शाम को घर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। सीमा का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे सीमा, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ ला और बड़ी बड़ी लाना। क्या हुआ सीमा, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी। आपको पता है पायल ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहां पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहनकर जाऊंगी तो। सीमा, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं।
अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक सीमा अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब पायल फैशन शो वाली जगह पर पहुंचती है तो सीमा वहीं खड़ी हुई थी। सीमा का लहंगा बहुत अलग डिजाइन का था। सीमा के लहंगे को देखकर पायल के साथ की और भी लड़कियां हंस रही थी। सीमा, तूने ये क्या पहन लिया? तू बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल। मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है। तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। हट, दूर हट जा। ठीक है पायल, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सब लड़कियां बहुत पैसे वाली घर की थी, खासकर पायल का लहंगा जो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार पायल ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचने लगी। पायल का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद सीमा की बारी आती है। सीमा अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज सीमा की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती हैं, जिनमें सीमा भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है सीमा। जी हाँ, सीमा ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता सीमा बनी है। सीमा के लिए जोरदार तालियां। सीमा को विजेता देखकर पायल जल भून जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब पायल फैशन शो छोड़कर गई तब सीमा को एहसास हुआ कि पायल उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि पायल के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल सीमा का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। सीमा को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे सीमा सफलता की ओर बढ़ने लगती है। सीमा अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की थी। कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी सुबह सुबह ठंड में खेत में सब्जियां तोड़ना तो मानो पहाड़ तोड़ने जैसा है। अरे ओ उदिता, वहाँ क्या कुकड़ी बनकर बैठी है? यहाँ और खेत में सब्जियां तोड़ने में मेरी मदद कर। ना बाबू ना, मेरी उंगलियां तो ठंड से जम गई हैं, मुड़ी नहीं रही हैं, मुझसे ना हो पाएगा ये। तभी वहाँ विजय आता है। तुझसे ना हो पाएगा। अरे किसान लोग अगर ठंड गर्मी देखने लगे तो फिर वो कमाएंगे क्या? किसान का तो काम ही है सर्दी गर्मी सहना। देख मैं अभी कैसे 10 मिनट में सारी सब्जियां तोड़ देता हूँ। नूरपुर गांव में मनोहर नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। मनोहर अब बूढ़ा हो चला था। विजय मंडी में जाकर सब्जियां बेच आया। बेटा, बेच आया सब्जियां बाजार में? जी बाबूजी। बेटा विजय, लगता है अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन बाबूजी, अभी इसकी क्या जरूरत है? 1-2 फसल और उठने दो। बेटा, जब तेरा ब्याह होगा तभी तो तेरी बहनों की शादी करने की सोचेंगे। आखिर जवान बेटियों को कब तक घर में बिठा कर रखेंगे? और हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं। बहू घर आएगी, घर संभालेगी, तभी तो हम तेरी बहनों की शादी कर पाएंगे। ठीक है माँ, फिर जैसा आपको ठीक लगे। सबकी रजामंदी से विजय पूनम नाम की लड़की से ब्याह कर लेता है। दरअसल विजय का घर खेत में ही बनी झोपड़ी में था। पूनम को अपना खुला खेत वाला ससुराल तो बड़ा पसंद आया, लेकिन वहाँ पर पड़ने वाली ठंड से उसको काफी परेशानी हो रही थी। एक रोज वो रजाई में बैठी हुई लगातार कांप रही थी। क्या हुआ पूनम, तुम्हें ठंड ज्यादा लग रही है क्या, जो रजाई में बैठे हुए भी कांप रही हो? इस खेत ससुराल में तो कितनी ठंड है विजय, मेरा तो कांप कांप कर बुरा हाल हो रहा है। तुम पता नहीं ये ठंड कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। अरे मैं तो किसान हूँ और मुझे तो आदत है ठंड में रहकर खेतों में काम करने की। खुद भी एक कंबल ओढ़कर सोने ही लगता है कि तभी उसके पिता दूसरे कमरे से आवाज लगाते हैं। विजय बेटा उठो, खेतों में पानी नहीं लगाना क्या? अरे सोने दो बच्चों को, ऐसी ठंड में क्यों जगा रहे हो? अरे कैसी बातें करती हो लता, नहर का पानी रात को ही मिलेगा और अभी नहीं मिला तो फिर खेत बिना पानी के ही रह जाएंगे। कोई बात नहीं, आज मैं ही चला जाता हूँ। ये कहकर मनोहर उठकर जाने ही लगता है कि तभी विजय वहां आ जाता है। आप रहने दीजिए बाबूजी, कहीं आपको ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जाता हूँ पानी लगाने।
फिर विजय सारी रात ठंड में खेत में खड़े रहकर पानी लगाता है, जिसके बाद वो घर लौट आता है। आ गया बेटा, चल अब कांपना बंद कर और अब जल्दी से गर्मा गर्म दूध के साथ गुड़ की डली खा ले, फिर रजाई में घुस जा। उस साल खेत में गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी लगी हुई थी। सारा खेत फसल से लहलहा रहा था। इस बार फसल से अच्छी कमाई होने की उम्मीद है लता। ये तो अच्छी बात है जी, अगर कमाई अच्छी हुई तो रश्मि और उदिता के भी हाथ पीले कर देंगे। लेकिन ऊपर वाले को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। एक रात तेज भयंकर बारिश हुई और साथ में ओले भी पड़े, जिससे विजय की सारी फसल बर्बाद हो गई। ये देख विजय और उसका परिवार बड़ा ही उदास हो गया। एक रात की बारिश ने पूरे साल की मेहनत बर्बाद कर दी। अब तो खाने लायक भी अनाज नहीं मिलेगा। और कर लो ठंड में जाकर खेती, किसान से तो भगवान भी दुश्मनी रखता है। सारा साल मेहनत के बाद ये फल मिला है। लो हो गई अब तो दोनों बेटियों की शादी, हम तो बर्बाद हो गए। फसल बर्बाद होते ही अब विजय के परिवार में आर्थिक तंगी का वक्त शुरू हो जाता है। सर पर खर्च और घर में 2-2 जवान बहनें और साथ में बूढ़े माता पिता। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे। एक रोज, दोनों बेटियां जवान हो रही हैं। अगर ऐसे ही फसल का इंतजार करते रहे तो दोनों बेटियों की उम्र निकल जाएगी। मैं तो कहता हूँ सेठ जी से कुछ पैसे उधार लेकर दोनों बेटियों की शादी कर देते हैं। बात तो आपकी भी ठीक है जी, कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन माँ इस तरह कर्ज लेते रहे तो एक दिन जमीन ही बिक जाएगी। फिर इतना कर्ज जमीन की कमाई से तो भर नहीं पाएगा। अब घर बिकता है तो बिक जाए बेटा, लेकिन अब मैं जवान बेटियों को घर पर बिठा कर नहीं रख सकता। उनकी बातें सुनकर दोनों बेटियां कहती हैं, बाबूजी हम दोनों अभी शादी नहीं करना चाहती। लेकिन वो क्यों बेटा? क्योंकि हम अपनी शादी के लिए आपको कर्ज में डूबता नहीं देख सकती। लेकिन बेटी कर्ज अभी लो या 3 साल बाद, इस खेती की कमाई से तो शादी नहीं हो पाएगी। कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। हम ननद भाभी के पास एक योजना है बाबूजी। अगर हम ननद भाभी की योजना काम कर गई तो फिर हमें किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। कैसी योजना बहू? माँ जी आप तो जानती हैं हमारा खेत हाईवे के किनारे पड़ता है, इसलिए हम ननद भाभी ने मिलकर गांव के देसी खाने का होटल खोलने की योजना बनाई है। गांव का देसी खाना? लेकिन पूनम आजकल तो लोग पिज्जा, चाउमीन, बर्गर खाना पसंद करते हैं। फिर ये देसी खाना कौन पसंद करेगा? आज भी ऐसे कई लोग हैं जो गांव का शुद्ध देसी खाना खाना पसंद करते हैं, और खुले खेतों में बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ और है। मैं तो कहती हूँ जी आप बस थोड़ा सा कर्ज उठा लीजिए, काम चल निकला तो फिर किसी से भी कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब इन सबकी यही इच्छा है तो इनकी भी बात मानकर देख लीजिए। बहू के कहने पर मनोहर उनकी बात मान लेता है। फिर दोनों बाप बेटे जाकर गांव के सेठ से 1 लाख रुपए का कर्ज उठा लेते हैं और खेत को ढाबे का रूप दे देते हैं। अब तो हमारा ये गांव का शुद्ध देसी ढाबे का खाना बनकर तैयार है, और देखो कितना सुंदर भी लग रहा है। हाँ बहू, अब तो बस ग्राहकों के आने का इंतजार है। अब तुम ननद भाभी मिलकर खाना बनाना और हम ग्राहकों को खाना खिलाने का काम करेंगे। खेतों में बना ये हरा भरा होटल चलने लगता है। जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारी होती है वो उस ढाबे पर आने लगते हैं। धीरे धीरे गांव के इस देसी फार्म ढाबे का खाना सबको बड़ा पसंद आता है और इसकी चर्चा शहरों तक भी पहुंच जाती है। अरे वाह, ये शुद्ध देसी घी का बना गांव का देसी खाना खाकर तो मजा ही आ गया भाई। घर का शुद्ध देसी घी और माखन है भाई साहब, खाओगे तो सेहत बन जाएगी। अब उनके पास खूब पैसे आने लगते हैं। अब विजय कुछ ही महीनों में सेठ का सारा कर्ज सूद समेत लौटा देता है और फिर साल भर बाद दोनों बहनों की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। मिर्जापुर शहर में सरोज नाम की एक गरीब विधवा अपने 2 बच्चों मोहन और मंजू के साथ रहती थी। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थी। घर के नाम पर रहने के लिए उसने 200 रुपए किराए का एक छोटा सा कमरा ले रखा था, जहां वो 2 साल पहले ही रहने आई थी। एक दिन जब सरोज मजदूरी के लिए जाने लगी, बच्चों मैंने रोटी बनाकर रख दी है, तुम दोनों खा लेना, मुझे आने में शाम हो जाएगी। माँ, हम इतने छोटे से कमरे में क्यों रहते हैं? लोगों के घर तो बहुत बड़े होते हैं। वो सामने कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और कितने बड़े बड़े घर भी। हाँ माँ, रात में बहुत गर्मी लगती है और मच्छर भी काटते हैं। माँ, ये पंखा ठीक करवाकर भी हल्का चलता है। मेरे बच्चों, बस मुझे किसी दिन ज्यादा मजदूरी का काम मिल जाए, मैं नया पंखा खरीद लाऊंगी। अब ठीक है? सरोज बच्चों को दिलासा देकर मजदूरी के काम पर चली जाती है, पर इतनी मजदूरी कौन देता जिससे वो नया पंखा खरीद सके।
बेचारी सरोज इसी तरह दोनों बच्चों को रोजाना समझा बुझा देती थी। एक दिन, पता नहीं पंखा मैं कब तक खरीद पाऊंगी। चूल्हे पर रोटी बनाते समय गर्मी और घुटन बहुत हो जाती है। क्यों ना ये चूल्हे के ऊपर की खिड़की खोल दूं तो धुआं बाहर चला जाएगा। सरोज सफाई में लग जाती है। जहां पर वो चूल्हा जलाती थी उसी के ऊपर एक खिड़की पर बहुत ही पुरानी तस्वीर टंगी थी। वो उसे साफ करने लगती है। तभी मंजू कहती है, माँ, ये फोटो कितनी पुरानी और मैली है, इसे फेंक दो। ये खिड़की के ऊपर टांगने से हवा भी नहीं आती। लाओ माँ, मैं इस फोटो को कूड़े में फेंक आता हूँ। नहीं नहीं बच्चों, ये फोटो तुम्हारी दादी ने मरते वक्त मुझे दी थी और कहा था इसे कभी मत फेंकना, इसलिए ये बहुत सालों से मेरे पास है। लाओ, मैं इसे दीवार पर टांग देती हूँ। पुरानी चित्रकारी वाली फोटो जो धूल मिट्टी में कई वर्षों में थोड़ी खराब हो गई थी, पर अपनी सास की कही बात सरोज को याद थी, इसलिए उसने वो फोटो कभी नहीं फेंकी। एक शाम उस कमरे का मालिक सरोज के पास आता है। कहाँ हो सरोज? ए लड़के, तेरी माँ कहाँ है? नमस्ते सेठ जी, मैं बस 1-2 दिन में आपके पास आ ही रही थी। मुझे सब पता है सरोज, जब तक 2-4 चक्कर ना लगा लो तुम भला किराया कहाँ देने वाली हो? कमरे का 6 महीने का किराया हो गया है, ऊपर से ब्याज अलग लूंगा। और एक बात, मैंने अपने सभी किराए पर दिए कमरों का किराया बढ़ा दिया है, तो इसका भी बढ़ेगा। अगले महीने से सीधा डबल किराया, पूरे 400 रुपए लूंगा। इस कमरे में रहना है तो समय पर किराया देना होगा, समझी? सेठ जी, आप तो जानते ही हो मेरे पति के चले जाने के बाद मैं मजदूरी का काम करती हूँ और आजकल मजदूरी के भी 200-500 रुपए मिल पाते हैं। कुछ तो दया कीजिए सेठ जी, इतने सारे रुपए एक साथ में कैसे दे पाऊंगी? बच्चों के लिए भी 2 वक्त की रोटी जुटानी होती है सेठ जी। अरे तो मैं क्या करूं? कोई जिए या मरे, मुझे उससे क्या? मेरा भी तो अपना काम है। ऐसे लोगों पर दया करने लगा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं खुद ही सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते तक हथेली पर किराया तैयार रखना। सरोज रोने लगती है, पर सेठ रामभजन का शायद अपने नाम जैसा दिल नहीं था। वो अगले हफ्ते आने की धमकी देकर चला जाता है। सरोज चिंता में पड़ जाती है। पत्थर ढोकर मजदूरी करके भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाती। शाम के वक्त वो मायूस वापस लौटती है। ये तो सिर्फ 200 रुपए ही हुए हैं, अभी और पैसे इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा होंगे? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? माँ, लाओ मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ। भगवान हमारी सहायता करो, कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? सरोज मंजू और मोहन को गले से लगाकर रोने लगती है। तभी दरवाजे के खटकने की आवाज आती है। एक्सक्यूज मी, कोई है? मोहन बेटा, देखना दरवाजे पर कौन है। मोहन दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कुछ लड़के लड़कियां खड़े होते हैं। उन्हें देख सरोज भी बाहर आ जाती है। जी कहिए, क्या काम है आपको? किससे मिलना है? रोहित, शाइना, मुझे लगता है हमने गलत दरवाजा बजा दिया है। जी, वो हमें किसी ने बताया था कि यहाँ खाने का होटल है। हमें लगा ये कोई होटल है तो गलती से आपका दरवाजा बजा दिया। क्या आप बता सकती हैं यहाँ होटल कहाँ है? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, आपको किसी ने गलत पता दे दिया। हाँ, पहले ये कमरा एक हलवाई के पास था, उसके खाली करने के बाद कुछ सालों से मैं ही यहाँ किराए पर रह रही हूँ। आसपास तो यहाँ और कोई होटल नहीं है। अच्छा, क्षमा कीजिएगा, आपको बेकार ही परेशान किया। चलो फ्रेंड्स, हम कहीं और खाने का ढूंढते हैं। पंकज, आज तो सच में तुमने हम सबको भूखा मार दिया। अपना ही दिमाग चलाकर इतनी दूर पैदल लेकर आए। अब तो भूख से मेरी जान निकल रही है। उन लोगों की बातों को सुनकर सरोज उन्हें रोकती है। आप लोग जरा रुकिएगा, यहाँ कुछ दूर तक कोई खाने की दुकान नहीं मिलेगी, और फिर मेहमान भगवान का रूप होते हैं। आपको ज्यादा पकवान तो नहीं खिला सकती, पर मुझ गरीब की रसोई का यदि आप लोग खाना पसंद करो तो थोड़ा बहुत पेट भरने लायक मैं बना देती हूँ। सारे लड़के लड़कियां बहुत खुश होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए उस वक्त उन्हें जो कुछ भी मिल जाता वो बहुत बड़ी बात थी। सरोज गर्म गर्म रोटियों के साथ कुटी हरी मिर्च, प्याज और गुड़ रखती है। सब लोग बहुत शौक से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद शाइना सरोज से कहती है, आप चूल्हे पर खाना बनाती हैं ना? क्या मैं चूल्हा देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये चूल्हा है जिस पर आप रोटी बनाते हो? दीदी, आपके घर में चूल्हा नहीं होता? दीदी, आप भी खाना बनाते हो? बच्चों, हाँ, मैं भी खाना बनाती हूँ, पर सरोज जी जैसा स्वादिष्ट नहीं।
आज आपके हाथ का खाना खाकर, और वो भी तेज भूख में, सच में मजा आ गया। शाइना मंजू और मोहन से बातें करने लगती है। तभी शाइना की निगाहें दीवार पर टंगी फोटो के ऊपर जाती है। ये तो वही पेंटिंग है जो हमने। अरे रोहित, पंकज, जरा इधर आना, वो सामने देखो, कुछ याद आया? अरे हाँ शाइना, इसी पेंटिंग के बारे में मिस्टर चौहान बता रहे थे। ये पुराने जमाने की प्रसिद्ध चित्रकारी है और उस जमाने में रंग भी जो इस्तेमाल हुए थे वो आज के वक्त में मिलना नामुमकिन है। आपको ये पेंटिंग कहां से मिली? ये फोटो तो मेरी सास बताती थी कि उनके पुरखों ने 2 रुपए में खरीदी थी। आपको पता भी है आपके पास कितनी कीमती चीज है? आज के वक्त में ये पेंटिंग हजारों या लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की है। ये सुनकर सरोज के होश उड़ जाते हैं। उसने तो कभी उस फोटो की देखभाल ही नहीं की थी। शाइना अपने ऑफिस में फोन मिलाती है और अगले दिन दोबारा आने का वादा करके वो लोग चले जाते हैं। अगले दिन, सरोज जी, ये हमारे बॉस है मिस्टर चौहान। सर, वो रही पेंटिंग जिसकी तलाश कंपनी को कब से थी। हाँ सचमुच, ये वही डिजाइन है। सरोज जी, हम ये पेंटिंग आपसे खरीदना चाहते हैं। हम आपको इसके आज के प्राइस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए देंगे। ये पेंटिंग हमारी आने वाली एग्जीबिशन में लगाई जाएगी। सरोज की तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 2 करोड़ रुपए सुनकर उस बेचारी गरीब लाचार मजदूर के तो मानो वारे न्यारे हो गए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आज सच में विश्वास हो गया कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। हमें उनकी कही बातों को सदैव मानना चाहिए। सरोज को याद आता है कि उसकी सास ने यह पेंटिंग देते वक्त यही कहा था कि इस फोटो को संभाल कर रखना। ये पुरखों की खरीदी वस्तु है जो आगे भविष्य में जरूर काम आएगी। शायद उस जमाने के 2 रुपए आज के 2 करोड़ रुपए बन गए थे। सरोज राम भजन को कमरे का किराया देकर वहां से दूर रहने चली जाती है और उन रुपयों से अपने बच्चों की जिंदगी संवारने में उसे बहुत बड़ी मदद मिल जाती है।